नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम एक बर्निंग टॉपिक पे चर्चा के लिए कुछ बिंदु रखना चाहेंगे। और इस बार का जो विषय है वह है आतंकवादी बनाम स्वतंत्रता सेनानी। यह काफ़ी पुराना विषय है जिस पे काफ़ी मत भिन्नता लोगों की रहती है कि कौन आतंकवादी है और कौन स्वतंत्रता सेनानी। एक ही पक्ष को कुछ लोग आतंकवादी कहते हैं और कुछ उसी को दूसरे पक्ष वाले स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। यह विरोध सदा बना रहा है। तो इस विषय पर कुछ बिंदु मैं छोड़ना चाहूँगा चिंतन के लिए आप लोगों के लिए। दरअसल आतंकवाद की अभी तक कोई सर्वमान्य और सर्वव्यापी परिभाषा स्वीकृत नहीं हो पाई है अभी तक। और इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राज्यों की या देशों की अपनी राजनीति। आतंकवाद दुर्भाग्य से अनेक देशों के लिए राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन चुका है और इसके माध्यम से वह आतंकवाद के माध्यम से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इजराइल और हमास के युद्ध में एक बार पुनः यह प्रश्न आम हुआ है सभी लोगों के बीच में कि कौन आतंकवादी है, कौन स्वतंत्रता सेनानी। इस संदर्भ में अगर हम देखें इजराइल और हमास युद्ध के, तो हमास को अनेक लोग उसके पक्ष में जो खड़े हैं वो उसको स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं और जबकि इजराइल के आतंकवादी। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा पक्ष है जो हमास को आतंकवादी बताता है और इजराइल को के लोगों को अपने आज़ाद स्वतंत्रता के संरक्षक करने वाले स्वतंत्रता। अब ये विवाद है कि कैसे हम किसी निर्णय पे पहुंचे। राजनीतिज्ञों के लिए तो अपने अपने पक्ष हैं, उनके अलग हित होते हैं, लेकिन एक विषय की दृष्टि से कैसे एक आम आदमी जो निष्पक्षता की दृष्टि से कुछ सोच चिंतन करना चाहे या किसी परिणाम तक पहुंचना चाहे तो वो कैसे जो है इस बात का निर्णय कर सके कि कौन आतंकवादी है, कौन स्वतंत्रता सेनानी। दरअसल आतंकवाद की राजनीति के कारण ही आज आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के खांचों में बांट दिया गया है और इसका फायदा आतंकवादी ही उठाते हैं। और इस वजह से अगर हम और देखें तो खास करके इस इजराइल और हमास के संदर्भ के समय में अगर हम देखें आज के समय में, तो अनेक भारतीय तथाकथित बुद्धिजीवी जो है उनका ये मानना है कि वह हमास की तुलना अनेक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों विशेषकर जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से करते हैं। और यह एक प्रकार का कुतर्क ही है क्योंकि कई बातें वो इसकी आड़ में लेके अपने अन्य मंतव्यों को साधने का प्रयास करते हैं। तो इस संबंध में हमें ये देखना है कि कैसे हम एक निष्पक्षता के साथ इन दोनों में अंतर कर सकें और कौन आतंकवादी है और कौन वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी है, इसको कैसे हम पहचान सके। दरअसल इसको पहचानना तो आसान होता है, लेकिन अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों हितों की वजह से लोग पहचान कर भी अनजान बने रहते हैं। यहाँ पर मैं दो बिंदु छोड़ना चाहूँगा आपके चिंतन के लिए और निर्णय आप लोगों के हाथ पे रहेगा। पहला बिंदु है इंटेंशनली किलिंग ऑफ एनी इनोसेंट, अर्थात किसी भी निर्दोष की, मासूम की जानबूझकर की गई हत्या या उसको हत्या का प्रयास, उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास मेरे विचार में निश्चित रूप से एक आतंकवादी का कार्य है या आतंकवादी कृत्य है। जानबूझकर, ये जानते हुए कि जिससे कोई संबंध नहीं है, जिससे कोई दुश्मनी नहीं है, जिसने हमारा कोई अहित नहीं किया, जिसने उसके बावजूद उसके प्रति अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको जान से मारने की या उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसको निश्चित रूप से हम आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे और इसका कोई दूसरा मंतव्य नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके दूसरे तरफ हम देखें तो एक शब्द आता है कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज, जब लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, तो कई दोनों तरफ के लोग मरते हैं
और जब सेना कार्रवाई करती है या हम सामान्य नागरिक प्रशासन में देखें कि पुलिस कभी किसी घटना में कार्रवाई कर रही है, उसकी क्रॉस फायरिंग होती है, तो उस क्रॉस फायरिंग में कई निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन ये कोलेटरल डैमेज है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर कोलेटरल डैमेज है, वह जानबूझकर नहीं किया गया है, तो इसे तो हम आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर जानबूझकर, ये जानते हुए कि हमारे प्रयास से एक निर्दोष व्यक्ति मारा जा रहा है, और ये जानते हुए कि निर्दोष है, बेगुनाह है, मासूम है, उसको चोट पहुंचाने का कार्य, तो निश्चित रूप से आतंकवाद की ही श्रेणी में आएगा। और मुझे नहीं लगता इसको कोई इस बिंदु पे किसी प्रकार का मत भिन्नता है या होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग इसके आतंकवाद के समर्थक भी होंगे, वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि साहब जानबूझकर किसी निर्दोष की हत्या या उसके हत्या का प्रयास नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ये एक पहला बिंदु है जिसपे हम आसानी से अंतर कर सकते हैं कि जानबूझकर कोलेटरल डैमेज नहीं, जानबूझकर किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या या उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है, तो इसे हम निश्चित रूप से आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा एक बिंदु इसमें और आता है कि जो भी इस प्रकार के आंदोलन है, दूसरा बिंदु इस प्रकार से विकसित होगा कि किसी भी आंदोलन की सफलता यह निश्चित करती है कि अमुक व्यक्ति आतंकवादी कहलाएगा अथवा स्वतंत्रता सेनानी। यह एक व्यवहारिक पक्ष इसका है, इसको पहचानने के लिए या इसको परिभाषित करने के लिए कि कौन आतंकवादी है, कौन स्वतंत्रता सेनानी। अनेक आंदोलन है जो कभी आतंकवादी कहलाते थे, बाद में उनका उस टैग से मुक्त हुए और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी और उनका सम्मान हुआ। उदाहरण के लिए हम नेल्सन मंडेला को देखें, एक लंबे समय तक उन्हें अपराधी के रूप में जेल जीवन व्यतीत करना पड़ा, लेकिन बाद में जब आज़ाद हुआ, वहाँ पे मुक्ति हुई, रंग भेद से मुक्ति हुई, तो वह वहाँ के राष्ट्रपति बने। इसी तरह से अगर भारत के हम संघर्ष के बारे में बात करें, क्योंकि अक्सर लोग भारत का उदाहरण करते हैं, भारत में लोग भारत का उदाहरण कोट करते ही हैं, स्वाभाविक है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम ये देखें, तो अगर भारत आज़ाद नहीं होता, इसी बिंदु पे हम, इसी के आधार पर हम कसौटी पे कसेंगे कि अगर भारत आज़ाद नहीं होता, तो ब्रिटिश शासन में जिन लोगों को उन्होंने आतंकवादी या जिन लोगों को उन्होंने जो संज्ञा दे रखी थी, तो आज भी वही होते। अर्थात आंदोलन जो चला और आंदोलन सफल हो गया, भारत सफल हो गया, तो परिभाषाएं अपने हिसाब से फिर परिवर्तित होती हैं। एक ये भी चीज है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम मान लें कश्मीर है, कश्मीर में जो आतंकवादी हैं जो मार रहे हैं, तो एक तो पहला पक्ष जो जैसा बताया था निर्दोष वाला, दूसरा ये है कि आंदोलन अगर सफल होता है तो निश्चित रूप से परिभाषाएं बदल जाएंगी सकती हैं। या इसी प्रकार से इसमें एक पक्ष और भी है कि अनेक लोग जो आतंकवादी, जो आज के समय के विभिन्न निर्दोष लोगों को मारने वाले जो क्रूर आतंकवादी हैं, उनकी तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से करते हैं। उदाहरण के लिए भगत सिंह से करते हैं, खास करके भगत सिंह। मैंने अक्सर सुना है कि कश्मीर में जब आतंकवाद अपने चरम पे था, तो वहां पे आतंकवाद के समर्थक कहते थे कि भगत सिंह की तरह हम भी हैं ये, या अभी भी कई लोग हमास के संबंध में भी भगत सिंह से तुलना करते हैं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा इस संबंध में कि भगत सिंह, जो 2 पॉइंट है उन्हीं पे, भगत सिंह ने कभी भी किसी निर्दोष और बेगुनाह की जान लेने का प्रयास नहीं किया। और यहाँ तक कि जिस असेंबली बम कांड है जिसमें उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो आप लोगों को शायद परिचय जानकारी हो और ना हो, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि उस बम को इस तरह से तैयार किया गया था कि वह सिर्फ आवाज़ थी। उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि कोई उससे किसी को क्षति ना पहुंचे, कोई घायल ना हो या किसी को गंभीर क्षति ना पहुंचे, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया। अक्सर लोग जब देखे तब भगत सिंह को कोट कर देते हैं बिना जाने, अपने कुत्सित भावों को के जस्टिफिकेशन के लिए, अपने कुतर्कों को सही ठहराने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए जो 2 बिंदु मैंने आखिर में छोड़े हैं आपके, कि एक तो अगर निर्दोष की हत्या जानबूझकर की जा रही है तो वह आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। दूसरा,
इस प्रकार के आंदोलन अगर जो है यह सफल होते हैं तो परिभाषा एक नया रूप लेती हैं, और असफल रहते हैं तो परिभाषाओं का एक नया स्वरूप रहता है, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑलवेज डिक्टेट्स बाय विक्टोरियस। तो इन संबंध में, और तीसरी चीज भारत हमने बताया कि भगत सिंह का उदाहरण मैंने आपका रखा। तो मुझे उम्मीद है कि इन जो दो बिंदु मैंने खास करके रखे हैं, इनके आधार पर अगर हम ईमानदारी से और निष्पक्षता से आए तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं कि कौन क्या है, कौन क्या है, या किसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, बशर्ते हमारी नियत ठीक हो। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।